दोस्तों आज अपने स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्विज का पहला लेसन और पहला पार्ट। इसमें अपने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा और आप अपना आंसर देंगे और लास्ट में कितने आपने राइट आंसर दिए हैं उनका कैलकुलेशन करके जरूर बताइए ताकि जिससे आपका इवोल्यूशन भी रहे साथ साथ में। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ब्रीडिंग का। विकसित उन्नत जातियों के आ, लगाने से विविधता में जो कमी आती है उसे कहते हैं डाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू ग्रोविंग ऑफ डेवलप्ड वेराइटी इज नोन एज। इसका मतलब सवाल क्या पूछा गया है, जैसे अपने डेवलप वैरायटी लगाते हैं, जैसे मान लो अभी नई वैरायटियां डेवलप हो रही है, फिर आगे नई वैरायटियां हाइल्डिंग वैरायटी आ रही है, तो पीछे वाली जो इंफीरियर वैरायटी होती है हम उसको छोड़ते जाते हैं। या फिर जो कल्टीवार अपने ग्रो कर रहे थे, या जैसे मान लो कि अपने कोई जंगल से जाति निकाल के लाए थे, उसका हमने खेती करना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें भी कुछ डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो आजकल क्या है कि जैसे मतलब खेतों में सिर्फ जो डेवलप वैरायटी यानी अच्छे गुणों की किस्में सिर्फ उनको लगाया जाता है। तो बाकी जो इस क्रॉप है या इस प्लांट की जो दूसरी जातियां हैं, स्पीसीज है, तो वो नहीं लगा रहे हैं, इस वजह से वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, डेवलप वैरायटी खेतों में लगाते जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो और वैरायटियां हैं, जातियां हैं, वो तो खत्म होती जा रही है, सिर्फ डेवलप डेवलप आप लगाते जा रहे हो। आज अपने जो वैरायटी ग्रो कर रहे हैं 4 साल बाद वो नहीं होगी, कुछ नई डेवलप वैरायटी आ जाएगी। आज से पीछे 10 साल पहले जो ग्रो कर रहे थे आज उनका नामो निशान नहीं बचा ना, तो वो क्या है, एक तरह से खत्म हो गई है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन ए है अपने पास, जैसे ऑप्शन सिंपल है, जैसे ही आपको लगे ये राइट ऑप्शन है आंसर दे दीजिए आप। पहला ऑप्शन है जीन पुल, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण यानी डोमेस्टिकेशन, सी ऑप्शन है अनुवांशिक शरण यानी जेनेटिक इरोजन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है आप लोग बताइए, कमेंट करिए। जीन पूल या डोमेस्टिकेशन या जेनेटिक इरोजन या ऑल ऑफ दीज, आंसर ए बी सी डी में कर दीजिए आप। देखो मैं बताता हूं आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी यानी सैप, जेनेटिक इरोजन बोला जाता है। हम डेवलप वैरायटी लगाते जाएंगे जिससे वेरिएशन खत्म होता जाएगा, यानी जीन है वो कम होते जाएंगे, तो इसको अपने जेनेटिक इरोजन या अनुवांशिक शरण बोल दिया जाता है। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, तृतीय जीन पुल से उत्पन्न संतति होती है। जनरेशन ऑफ टेरिटरी जीन पुलेज, यहाँ जीन पुल मेंशन करना था। जनरेशन ऑफ टेरिटरी जीन पुलेज, जो अपने टेरिटरी जो जीन पुल होता है उससे जो संतति उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। मतलब जीन पुल क्या होता है और प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी जीन पुल क्या होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, जीन पुल क्या होता है, कोई भी प्लांट है उससे रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज है उनके साथ उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितना इजीली हो जाता है या थोड़ा मुश्किल से होता है, तो फर्टिलाइजेशन को लेकर जो रिलेशन होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, जीन पुल बोल देते हैं। तो हम यहाँ टेरिसरी जीन पुल में आने वाली जो जातियां होती है, स्पीसीज होती है, वो क्या होती है, स्ट्राइल होती है, फर्टाइल होती है, या दोनों ही होती है। तो अपने ऑप्शन देखो यहाँ पे है, एक फर्टाइल, ऑप्शन बी है स्ट्राइल, और ऑप्शन सी है फर्टाइल एंड स्ट्राइल। फर्टाइल का मतलब उर्वर, स्ट्राइल का मतलब बंदे जो निषेचन के योग्य नहीं होती है ना, जिसमें फर्टिलिटी की जो पावर नहीं होती है। तो तीसरा जो सी ऑप्शन है वो है फर्टिलिटी एंड सॉरी फर्टाइल एंड स्ट्राइल, उर्वर भी हो सकती है, बंदे भी हो सकती है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो टेरिसरी जो जीन पुल है उसकी जो जातियां हैं वो कैसी होगी। अब देखो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, इतने में आपको अगर आंसर आता है तो आप आंसर दे दीजिए, नहीं तो अपने यहाँ साथ साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे देंगे। देखो प्राइमरी जीन पुल में वो सभी स्पीसीज आती है जिनके बीच इजिली फर्टिलाइजेशन हो जाता है। प्राइमरी जीन पुल में एक प्लांट की वो सभी स्पीसीज आती है जिनका इजिली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आसानी से क्या है
मतलब निषेचन हो जाता है और यहाँ से जो जनरेशन उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है, वो 100% फर्टाइल होती है। जैसे अपने सिंपली मैं बात करूं तो एक आप कोई क्रॉप पढ़ते हैं तो उसमें वैरायटी टू वैरायटी का क्रॉस करवाते हैं, बहुत इजीली क्रॉस हो जाता है, तो वो प्राइमरी जीन पूल है। अब बहुत सारी आपस में स्पीसीज भी अलग अलग होती है, जीनस एक होता है, तब भी क्या होता है, कई बार आसानी से उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जिनके बीच आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनको तो प्राइमरी जीन पूल में रखेंगे। सेकेंडरी जीन पूल में कौन सी आती है? देखो सेकेंडरी जीन पूल में वो स्पीसीज आती है जिनके साथ जो प्राइमरी जीन पूल के अंदर स्पीसीज आती है उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो थोड़ा मुश्किल होता है, निषेचन है वो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है। और यहां से जो जनरेशन आती है वो फर्टाइल भी हो सकती है और स्ट्राइल भी हो सकती है। कहने का मतलब ये जो यहाँ पर स्पीसीज है ये है तो इसके रिलेटिव है, तो इससे संबंधित, लेकिन थोड़ा इनका रिलेशन है वो दूरस्थ है, दूर का संबंध है, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इसलिए यहाँ फर्टिलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है, हो तो जाता है, निषेचन हो तो जाता है, लेकिन जो जनरेशन आती है, संतति आती है, वो फर्टाइल भी हो सकती है, स्ट्राइल भी हो सकती है। अब आता है टेरिशरी जीन पूल। टेरिशरी जीन पूल के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी जीन पूल के अंदर स्पीसीज आती है उनका जो क्रॉस है टेरिशरी जीन पूल के साथ या इसमें आने वाली जो भी स्पीसीज है, बहुत ही मुश्किल से इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एफर्ट लगा के इनमें फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन आती है वो हमेशा स्ट्राइल आती है, यानी बंदे आती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ दूसरे का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है, यानी स्ट्राइल जो ऑप्शन है वही राइट है। कहने का मतलब प्राइमरी जीन पूल और ट्रेसरी जीन पूल की जो जातियां हैं वो इनका जो संबंध है वो दूर का संबंध है, इसलिए इनमें थोड़ा फर्टिलाइजेशन होना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड का राइट आंसर है स्ट्राइल्स। नेक्स्ट अपने बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति के केंद्र किसने दिए थे, सेंटर ऑफ ओरिजिन गिवन बाय। सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिए थे, तो देखो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो दिए था, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे नील्सन एहिल, ऑप्शन बी वेवेलियो, ऑप्शन सी डेवनोपार्ट और ऑप्शन डी सुलवेइस्ट। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताइए कि उद्गम के केंद्र किसने दिए थे या उत्पत्ति के केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिए थे। देखो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया, तो ऑप्शन आप बताइए, ए बी सी डी, जो भी राइट है वो कमेंट करिए आप। मैं बता देता हूं आपको राइट आंसर यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे वेवेलियो ने दिए थे, है ना। तो वेवेलियो ने एक पब्लिकेशन किया था 1926 के अंदर, 1926 के अंदर, उसके अंदर ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये मेंशन किए थे। ठीक है, बाकी सेंटर ऑफ ओरिजिन का जो मैंने आपको लेक्चर करवाया था उसमें आपको पूरे डिटेल से बताया था। ठीक है, वेवेलियो ने जो सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे उनको दो प्रकार से बताया था, इन्होंने बोले सेंटर ऑफ ओरिजिन दो तरह के होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन थे और दूसरे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन थे। तो प्राइमरी सेकेंड ऑफ ओरिजिन किसको कहा, पहले तो अपने बात करें भी सेंटर ऑफ ओरिजिन वेवेलियो ने किसको कहा था। सेंटर ऑफ ओरिजिन या उद्गम के स्थल, यानी कौन से पौधे का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो वेवेलियो ने कहा जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी उसकी सबसे ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, पॉसिबली वो ही उसका उद्गम स्थल है। वेवेलियो ने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया था, पूरे वर्ल्ड में विजिट किया था और अपने रिसर्च के बाद ये मतलब ये चीजें दी थी उन्होंने। तो इन्होंने क्या बताया, सेंटर ऑफ ओरिजिन किसको बताया, जहां पर सबसे ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी है वही सेंटर ऑफ ओरिजिन माना, इसलिए अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन को सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी बोल दिया जाता है, यानी विविधता का केंद्र भी बोल दिया जाता है। अब वेवेलियो ने क्या किया, ये दो तरह के दिए थे, एक तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। फटाफट बात कर लेते हैं अपने। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या था, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वो होता है जहां पर नेचुरल डाइवर्सिटी होती है, जहां पर प्राकृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वहां से हम स्पीसीज को निकाल के और कल्टीवेशन करने लग जाएं, और वहां पर कल्टीवेशन यानी खेती करने लग जाए, और जब उसकी खेती करते हैं तो धीरे धीरे वहां पर विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी क्रिएट की गई है ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और प्राइमरी जहां नेचुरली कहीं फॉरेस्ट में, कहीं पहाड़ियों पर, कहीं मैदानी क्षेत्र में नेचुरली डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो उसको प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या उत्पत्ति के केंद्र या उद्गम केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिए थे, तो ये वेवेलियो ने दिए थे 1926 के अंदर। हाँ, एक और दिया था, बाद में आया था माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन। माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन वेवेलियो का नहीं दिया गया है। वेवेलियो ने सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, उसके दो पार्ट प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए हैं। माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो वेवेलियो का नहीं दिया हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अपने यहाँ क्वेश्चन एक की बात हो रही है, यहाँ डिस्कस में आपको कई चीजें एक्सप्लेनेशन में दी जा रही है ना। जैसे पिछला जो अपने क्विज चल रहा था ऑर्नामेंटल का, तो उसमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था थोड़ा जल्दी चलिए। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं सोल्व करें, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए अपने जल्दी नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखो वेवेलियो की जब बात आ गई तो वेवेलियो ने इसी दौरान एक पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन, जिसको अपने लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन दिया था जिसको अपने लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या था, थोड़ा सा अपने डिस्कस कर लेते हैं। वेवेलियो ने बोला कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी आती है, कोई विभिन्नता आती है, तो उससे कोई संबंधित दूसरी जाति उसमें भी वैसी विभिन्नता आ सकती है, तो दोनों में एक जैसी विभिन्नता भी उत्पन्न हो सकती है, यानी पैरेलल इनमें वेरिएशन आ सकता है। ये कोई स्पीसीज है, इसकी रिलेटिव स्पीसीज है, इसमें कोई वेरिएशन आ सकता है तो इसमें भी तो आ ही सकता है ना। तो इसको ही अपने क्या बोला था इन्होंने, पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन या लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन बोला था। तो ये वेवेलियो के द्वारा दिए हुए कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इन्हीं में से आना होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपने, हेटेरोसिस की डोमिनेंट अवधारणा किसने दी थी, डोमिनेंट हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस गिवन बाय। तो जो डोमिनेंस मतलब हेटेरोसिस की डोमिनेंट अवधारणा या डोमिनेंस जो अवधारणा है वो किसने दी थी, जिसको अपने डोमिनेंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। ए ऑप्शन है नील्सन एहिल ने, ऑप्शन बी है वेवेलियो ने, ऑप्शन सी है डेवनोपार्ट ने, और ऑप्शन डी है सूल एंड ईस्ट ने। आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए डोमिनेंट हाइपोथेसिस किसने दी थी। पहले देखो, इतनी देर में आपको बता देता हूं हेटेरोसिस क्या होता है। जब हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो अगर उनकी जो जनरेशन होती है वो इनसे सुपीरियर निकलती है, यानी जो यहाँ पे F1 AB मिला अपने को, ये AB अपने दोनों पेरेंट्स से क्या है, सुपीरियर देखने को मिल रही है, तो अपने इसको हेटेरोसिस बोलते हैं। तो हेटेरोसिस के लिए जो डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी थी, आपने जो आंसर देना था वो दे दिया। अब मैं बताता हूँ आपको राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये दी थी डेवनोपार्ट ने दी थी। किसने दी थी, डेवनोपार्ट ने दी थी। अब थोड़ा सा अपने इसका डिस्कस कर लेते हैं। डोमिनेंस हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो डोमिनेंस हाइपोथेसिस का मतलब है, हमने अभी बोला कि जब ए और बी का क्रॉस करवाते हैं तो जनरेशन अगर सुपीरियर आती है तो उसको हेटेरोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या बोलती है, ये जो यहाँ सुपीरियरिटी आती है, अच्छे गुण आते हैं, वो डोमिनेंट जीन की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, डोमिनेंट जीन की वजह से आते हैं, इसी को डोमिनेंट हाइपोथेसिस बोला गया। तो ये प्रपोज की थी डेवनोपार्ट ने 1908 में सबसे पहले, उसके बाद तो ब्रूस ने 1910 में दी थी, उसके बाद केबल और पेलो ने 1910 में दी थी। तो सबसे पहले डेवनोपार्ट ने दी थी, तो क्रेडिट किसको जाएगा, डेवनोपार्ट को ही जाना है। एक थी अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस। अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में क्या था, अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में ये बोला गया, जैसे मान लो कि हम दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं, दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाएं यहाँ पे, तो यहाँ जो जनरेशन सुपीरियर आती है उसका कारण डोमिनेंट हाइपोथेसिस में तो बताया कि इनमें जो डोमिनेंट जीन है, यानी कैपिटल टी है, वो डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन है, उसकी वजह से है। लेकिन अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में क्या बोला गया कि ये विषम युग्मी कंडीशन आ गई ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, इसकी वजह से ये दोनों एलील अलग अलग है, इसकी वजह से इसकी वजह से सुपीरियरिटी आई है। मतलब ये दोनों अलग अलग है। अगर ये दोनों कैपिटल टी होते तो भी सुपीरियर नहीं होते, और दोनों स्मॉल टी होते तो भी सुपीरियर नहीं है। लेकिन ये विषम युग्मज हो गए, यानी एक तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इस वजह से सुपीरियरिटी आई है, तो इसको ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस बोला। लेकिन प्रचलन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट हाइपोथेसिस है। तो अगर आपसे ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस पूछ ले तो ये दी थी सूल एंड ईस्ट ने 1908 में दी थी, और इसको बाद में जो सपोर्ट किया था वो हुल ने 1945 के अंदर किया था। ठीक है, तो
तो वो बाकी जो डिटेल है वो तो ब्रीडिंग में ही लेक्चर में ही आपने डिस्कस हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट अपने बात करें, विशिष्ट संयोजन क्षमता किस पर निर्भर होती है? स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी डिपेंड ऑन। स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी, देखो जब अपने जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनके अंदर जनरली रिकरेंट सिलेक्शन करवाते हैं, है ना। तो रिकरेंट सिलेक्शन में क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी के आधार पर करवाते हैं, जनरल कंबाइन एबिलिटी के आधार पर करवाते हैं। तो ये जनरल कंबाइन एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी की जब बात आती है, तो अब यहाँ पे पूछा गया स्पेसिफिक कंबाइन एबिलिटी किस पर डिपेंड होती है, मेल पर या फीमेल पर या मेल या फीमेल दोनों पर। तो ऑप्शन देखो हमारे यहाँ क्या है, ए ऑप्शन है मेल, ऑप्शन बी है फीमेल और ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट है? स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी यहां पूछा गया है। देखो स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी क्या होती है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए लाइन एज कंपेयर टू अदर लाइन्स व्हेन क्रॉस विथ द सेम पोलन डोनर। ठीक है, स्पेसिफिक पोलन सोर्स रिप्रेजेंट नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंट्स। स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी का मतलब होता है जैसे ए का क्रॉस हम बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ करवाते हैं ना, तो इनमें से ये जो ए है ये हमने ए है इसको किस रूप में लिया, पोलन के रूप में लिया। तो ए का क्रॉस हम बी फीमेल से, सी फीमेल से, डी फीमेल से करवाते हैं, वो किसके साथ सबसे बढ़िया मैच करता है, किसके साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखाता है, किसके साथ सबसे बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दिखाता है, तो उसको अपने स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी पोलन पर डिपेंड होती है, पोलन का मतलब नर पर डिपेंड होती है। तो यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। अब लगे हाथ अपने जनरल कंबाइनेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जनरल कंबाइनेबिलिटी होती है एवरेज या ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। जैसे हम ए का क्रॉस बी से करवाते हैं, फिर ए का क्रॉस सी से करवाते हैं, ए का क्रॉस डी से करवाते हैं, ए का क्रॉस ई से करवाते हैं। तो यहाँ ए जो फीमेल अलग अलग फीमेल से मिल रहा है, तो यहाँ पर इनकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या आ रही है, औसत परफॉर्मेंस क्या आ रही है, तो उसको अपने जनरल कंबाइनेबिलिटी बोल देते हैं। और किसके साथ सबसे बढ़िया आ रही है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी बोल देते हैं। अब जो स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी होती है वो हमेशा नॉन एडिटिव जीन की वजह से देखने को मिलती है, और जो जनरल कंबाइनेबिलिटी होती है वो एडिटिव और एडिटिव एपिस्टेटिक्स की वजह से देखने को मिलती है। बाकी ये लेक्चर में पूरा डिटेल से बताया हुआ। यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर फिफ्थ का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सिंथेटिक किस्मों में जनक लिए जाते हैं, नंबर ऑफ यानी कितने जनक लिए जा सकते हैं। हाउ मेनी पेरेंट्स कैन बी टैक्स फॉर सिंथेटिक वैरायटी डेवलपमेंट। सिंथेटिक वैरायटी को अपने विकसित करने के लिए संश्लेषित किस्में जिनको बोल देते हैं, कितने जनक लिए जा सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 2 से 4, बी ऑप्शन 4 से 10, सी ऑप्शन 10 से 15 और डी ऑप्शन 15 से 20। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ राइट आंसर होगा, सभी ने कमेंट कर दिया होगा, जिसको आता था उसने तो दे दिया होगा आंसर, दूसरे देख रहे होंगे भी दूसरे ने दिया वही सेम हम दे देते। आपको अगर आंसर आ रहा है तो ये आंसर देना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, यानी 4 से 10 पेरेंट्स आप सिंथेटिक में ले सकते हैं, ये सिंथेटिक वैरायटी में। और जो एक कंपोजिट वैरायटी होती है, कंपोजिट वैरायटी में अपने बहुत सारे पेरेंट्स लेते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट्स खूब रखे जाते हैं, सिंथेटिक में अपने 4 से 10 के बीच में लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, यदि संतति आसपास की सभी किस्में से सर्वोच्चम हो तो उसे कहते हैं, if F1 is superior to all local variety then it is known as। अगर वो आसपास की सभी वेराइटियों से सुपीरियर है F1, हमने क्रॉस करवाया मानो A इंटू बी, और यहाँ F1 जो है वो आसपास की सभी वेराइटियों से सुपीरियर है, तो उसको क्या बोलेंगे। पहली बात तो ये हेट्रोसिस की बात हो रही है ना, भी हेट्रोसिस का डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन है बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, सी ऑप्शन है मिड पेरेंट हेट्रोसिस, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। यहाँ आज वाले टेस्ट में आपका ऑल ऑफ दीज वाला
जो लॉजिक है वो काम नहीं कर रहा है ना, तो वो डिपेंड करता है एग्जाम पे ना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे सब जिनमें भी ऑल ऑफ दीज आया किसी का राइट आंसर नहीं। सोच के समझ के फिर आंसर दीजिए, ठीक है। आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो आप अपना आंसर देते रहे, मैं आपको बताता हूँ। ये ए और बी पेरेंट्स है दो। ए का प्रोडक्शन होता है 16 क्विंटल पर हेक्टेयर और बी का प्रोडक्शन होता है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। सुपीरियर कौन सा इन दोनों में से, पेरेंट्स में से? बी सुपीरियर है। अगर F1 इस बी से सुपीरियर निकल जाए, F1 इस बी से सुपीरियर यानी 20 क्विंटल की बजाय 22 क्विंटल प्रोडक्शन दे रहा है, तब हम इसको बोलते हैं बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। अगर अगर इसका प्रोडक्शन है लगभग 18 क्विंटल, तो देखो 16 और 20 को अपने जोड़ेंगे। मान लो इसका प्रोडक्शन है F1 का प्रोडक्शन है 19 क्विंटल पर हेक्टेयर, 19 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ ए और बी को जोड़ें तो इनका दोनों का प्रोडक्शन मिला के कितना होगा? 36। अब इनकी मीन वैल्यू निकालें तो एवरेज कितना हो गया? 18। अब देखो यहाँ पे F1 का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 19 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये पेरेंट के मीन से सुपीरियर है, यानी पेरेंट का जो औसत है उससे सुपीरियर है। अगर ये पेरेंट के औसत से सुपीरियर होता है तब अपने इसको मिड पेरेंट हेटेरोसिस बोल देते हैं, ठीक है। दो चीजें क्लियर होगी। तीसरा मैं बताता हूं, ये F1 यहाँ आसपास लगी हुई जितनी भी लोकल वेराइटी उन सब से सुपीरियर है, तब हम इसको स्टैंडर्ड हेटेरोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको स्टैंडर्ड हेटेरोसिस बोला जाता है। और क्वेश्चन भी तो यही पूछा गया है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस हो जाएंगे अपने। एन्यूप्लॉइडी आपने पढ़ा ही है जनरली, तो उससे क्वेश्चन है ये अपने ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी और नलीसोमी का मतलब आपको मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होता है? राइट आंसर बताइए। ट्राइसोमी का राइट आंसर है 2n+1। ए ही राइट है इसका, ठीक है। मैचिंग बहुत इजी होगी। दूसरा है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी मतलब यहाँ पे राइट आंसर लेके चलेंगे अपने 2n+2। बी ऑप्शन राइट है। अब बाकी बच गए दो ऑप्शन, ये आप बता दीजिए कौन सा राइट है। दो तो मैंने बता ही दिए साथ साथ में। देखो मोनोसोमी का राइट आंसर क्या होगा? मोनोसोमी का राइट आंसर होगा 2n-1 होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। और नलीसोमी का राइट आंसर क्या होगा? डी ही बचा है अपना, 2n-2 होगा। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार डबल मोनोसोमी पूछ लें और डबल ट्राइसोमी पूछ ले, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। डबल ट्राइसोमी तो होती है 2n+1, 2n+1+1, ये इसको बोल देते हैं डबल ट्राइसोमी। और एक होता है डबल मोनोसोमी, उसको बोलते हैं 2n-1-1। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जनरली अपने इसको डबल ट्राइसोमी और डबल मोनोसोमी बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो 12 नंबर क्वेश्चन है बैक क्रॉस का श्रेय जाता है। बैक क्रॉस किसने दिया था? बैक क्रॉस तो आपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा ही है। बैक क्रॉस ब्रीडिंग है वो करैक्टर ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। जैसे रेसिस्टेंट ब्रीडिंग है, डिजीज रेसिस्टेंट ब्रीडिंग है, यानी रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन करवाते हैं। इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, कीटों के प्रतिरोधिता है। तो इस तरह की जो ब्रीडिंग होती है उसमें बैक क्रॉस मेथड है वो सबसे कारगर होता है। तो बैक क्रॉस से अपने करैक्टर ट्रांसफर करते हैं। तो बैक क्रॉस किसने दिया था? ए ऑप्शन है रिम्पू, ऑप्शन बी है थॉम फेयरचाइल्ड ने, ऑप्शन सी है जॉनसन ने और ऑप्शन डी है हेरन एंड पॉप ने। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए फटाफट आप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। ऑप्शन ए है रिम्पू, ऑप्शन बी है थॉमस फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है हेयर एंड पॉप। देखो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, ठीक है। हेरन एंड पॉप ने वो बैक क्रॉस मेथड है वो दिया था, ठीक है। और उसके अलावा जैसे जॉनसन ने तो प्योर लाइन थ्योरी, जीनोटाइप, फिनोटाइप है ना, ये जॉनसन ने दिया था। और पहला जो आर्टिफिशियल इंटरस्पेसिफिक क्रॉस है वो थॉमस फेयरचाइल्ड ने करवाया था, जिससे अपने फेयरचाइल्ड म्यूल भी बोलते हैं। रिम्पू है, रिम्पू एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब जो मैन मेड सीरियल बनाया था, आपको पता हो तो ट्रिटिकल है ना, गेहूं का और राई का क्रॉस करवा के।
तो ये वो रिंपू है। बाकी आगे आगे क्वेश्चनों में इनका भी कहीं ना कहीं डिस्कस आ जाएगा। बैक क्रॉस जनरली क्या होता है, देखो अब बैक क्रॉस का डेफिनेशन बता देते हैं। जब अपने दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाते हैं उससे जो संतति आती है F1 जो आती है, F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ करवा दें, दोनों में से किसी एक पेरेंट्स के साथ करवा दें तो उसको अपने क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। वैसे हमेशा कौन से पेरेंट्स के साथ करवाया जाता है, रिकरेंट पेरेंट के साथ करवाया जाता है, ठीक है। जो कमर्शियल वेराइटी होती है उसके साथ करवाया जाता है, रिकरेंट पेरेंट्स के साथ सिलेक्शन करवाते हैं, है ना। रिकरेंट का मतलब होता है आवर्ती, बार बार जो आ रहा है। तो बैक क्रॉस है, F1 का क्रॉस अपने पेरेंट्स के साथ करवाना बैक क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन अपना शुद्ध वंश क्रम किसने दिया था, प्योर लाइन गिवन बाय, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, अब तो आप फटाफट आंसर दे दिए बिना ऑप्शन बोले ही। ऑप्शन ए है यहाँ पे रिंपू, ऑप्शन बी है थॉमस फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है हैरन एंड पॉप। तो किसने दिया था भाई शुद्ध वंश क्रम, प्योर लाइन जो थ्योरी है, प्योर लाइन है वो दिया था जॉनसन ने। राइट ऑप्शन कौन सा है, सी, थोड़ा पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया था यहाँ पे। नेक्स्ट अपने 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा रासायनिक उत्परिवर्तन है, विच वन इज केमिकल म्यूटाजन, रासायनिक उत्परिवर्तन कौन सा है यानी म्यूटाजन। पहली बात तो म्यूटाजन होता क्या है, जो म्यूटेशन को जनरेट करता है, म्यूटेशन को इंड्यूस करता है यानी उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है, उसको म्यूटाजन बोलते हैं। तो यहां पूछा गया है कौन सा केमिकल म्यूटाजन है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन्स और एक्सरे, ऑप्शन बी है थायोयूरिया, ऑप्शन सी है ईएमएस इथाइल मेथेन सल्फोनेट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा केमिकल है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक आप आंसर दीजिए। जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा फिर उसमें आंसर आ भी जाएगा, तो इतना टाइम आपके पास है, फटाफट दीजिए आप आंसर। तो म्यूटाजन मैंने बता दिया क्या होता है। एक तो होता है फिजिकल म्यूटाजन, इसमें आती है आयनोजेनिक रेडिएशन और नॉन आयनोजेनिक रेडिएशन। आयनोजेनिक रेडिएशन जो है फिजिकल म्यूटाजन की, यानी अपने फिजिकल को बोले तो बोल देंगे, फिजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं अपने, चलो फिजिकली समझ के चलिए आप। तो आयनोजेनिक रेडिएशन और नॉन आयनोजेनिक रेडिएशन आते हैं फिजिकल म्यूटाजन में। तो आयनोजेनिक में अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन आ जाती है। उसके अलावा जैसे अपने बात करें जैसे न्यूट्रॉन्स और एक्सरे है वो भी इसी के अंदर आ जाती है, आयनोजेनिक रेडिएशन में आ जाती है। नॉन आयनोजेनिक रेडिएशन जो होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है, ठीक है। अब केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो केमिकल म्यूटाजन में एल्केथिन एजेंट में जैसे ईएमएस इथाइल मेथेन सल्फोनेट, एमएमएस मिथाइल मेथेन सल्फोनेट। उसके अलावा जैसे एक्रिडीन डाइज आ जाती है, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड, एक्रीफ्लेविन, प्रोफेलेविन। और बेस एनालोगस में आ जाते हैं 5 ब्रोमो यूरेसिल और 5 क्लोरो यूरेसिल। और कुछ जैसे नाइट्रस एसिड आ जाता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन आ जाता है और सोडियम एजाइड आ जाता है। तो यहाँ अपने ऑप्शन में एक ईएमएस भी दिखाई दे रहा था, केमिकल म्यूटाजन ही पूछा था। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, इथाइल मेथेन सल्फोनेट यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका, सी ऑप्शन राइट है इसमें, ठीक है 14 नंबर का। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल भी है। फ्लेवर सेवर जो वेराइटी है वो किसकी है, फ्लेवर सेवर इज अ वेराइटी ऑफ, ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है शुगर केन, ऑप्शन सी है टोमेटो और ऑप्शन डी है मेज। देखो फ्लेवर सेवर जो टोमेटो की वैरायटी डेवलप की गई थी, तो इसकी जो सेल वॉल होती है तो वो मोटी होती है ना, थिक होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरेज लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ये बायोटेक्नोलॉजी से यानी जैव प्रौद्योगिकी से तैयार की गई वैरायटी है और इस वैरायटी को डेवलप किया गया था 1994 के अंदर, 1994 में डेवलप किया गया था, यूएसए के अंदर डेवलप किया गया था, अमेरिका में। अब आप बता दीजिए वैरायटी किसकी है, कईयों ने बता दिया, ठीक है, कई बता रहे हैं वो भी ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, ये टोमेटो की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है ये, टोमेटो की वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी है। अब पता लग गया आपको, सेल वॉल मोटी होती है जिससे इसकी स्टोरेज लाइफ ज्यादा होती है, यूएसए में 1994 में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई थी।
नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोटो एंट्री का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो एंट्री। देखो जो फ्लावर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, है ना, जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं उनकी बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल दो पार्ट है। अगर इस फीमेल से मेल पहले मैच्योर हो जाता है, यानी स्त्री केसर से पुंकेसर पहले मैच्योर हो जाता है, तो इसको प्रोटो एंट्री या पुपुरवता कहते हैं। और अगर ये जो फीमेल है ये मेल से पहले मैच्योर हो जाए, यानी स्त्री केसर पुंकेसर से पहले मैच्योर हो जाती है, तब इसको प्रोटोगाइनी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, प्रोटो एंट्री का एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सनफ्लावर, बी ऑप्शन है लिनसीड यानी अलसी, और सी ऑप्शन है मक्का यानी मेज, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रोटो एंट्री का एग्जाम्पल क्या है, राइट एग्जाम्पल फटाफट बताइए भी। देखो मैं बता देता हूं आपको, प्रोटोगाइनी का जैसे एग्जाम्पल है बाजरा, है ना, एग्रोनॉमी क्रॉप में बात करें। और प्रोटो एंट्री का एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड, मेज और कॉटन। तो यहाँ प्रोटो एंट्री में से अपना एग्जाम्पल कौन सा मैच हो रहा है, मेज। तो राइट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन राइट है। अगर हम हॉर्टिकल्चर के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटो एंट्री में जैसे वॉलनट आ जाता है, अखरोट में भी होता है, और उसके अलावा कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल में भी देखने को मिलता है। और प्रोटोगाइनी की और एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे पोमग्रेनेट, लीची यानी अनार, लीची, और उसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल है, स्पोटा यानी चिक्कू भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, प्राथमिक पुरुषस्थापन से तैयार की समय, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। पहले मैं ऑप्शन बता देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, इतने टाइम में आप अपना आंसर देते जी। प्राथमिक पुरुषस्थापन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन है कल्याण सोना, ऑप्शन बी है सोनालिका, ऑप्शन सी है लरमा रोजा, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। दोबारा से बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन कल्याण सोना, बी ऑप्शन सोनालिका, सी ऑप्शन लरमा रोजा, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अब देखो हम कहीं बाहर से कोई जीनोटाइप लेके आते हैं, यानी कोई वैरायटी लेके आते हैं, कोई जाति लेके आते हैं, हम जैसा जैसा उसको बाहर से लाए वैसे का वैसा हु बहू लगा दिया भारत में, है ना, अपने स्थान पर जैसा लाए वैसा ही लगा दिया, जिस रूप में लाए वैसे का वैसा लगा दिया, तब तो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। हम वैरायटी को लाए ए नाम से, उसका हमने लोकल वैरायटियों से क्रॉस करवाया, बी से कराया, सी से कराया, और हमने उसमें सुधार करके उसका जो जेनेटिक मेकअप था यानी जीनोटाइप था उसमें सुधार किया, और उससे नई वैरायटी डेवलप की, ए बी वैरायटी डेवलप की, और इसको लगा दिया। जैसा लाए थे हु बहु वैसा नहीं लगाया, उसमें बदलाव करके लगाया, उसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ वीट की, गेहूं की जो किस्में हैं, देखो 3 किस्में दी हुई है, और एक चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीजिए। तो इनमें से पूछा गया है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन की वैरायटी कौन सी है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया, सीधा का सीधा लाके लगा दिया गया। तो यहाँ और देखो मैं कुछ और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। वीट में से एग्जाम्पल है सोनारा, लरमा रोजा, और राइस में एग्जाम्पल है TN1, IR8, IR28 और IR36, TN1, IR8, IR28 और IR36। तो इसमें से अपना एग्जाम्पल कौन सा मैच हो रहा है, लरमा रोजा मैच हो रहा है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, यहाँ पर लरमा रोजा है। अब सेकेंडरी की भी बात कर लूं तो सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी में आता है कल्याण सोना, आता है सोनालिका, आता है, और भी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप टोमेटो में जाओगे तो पुस्सा अर्ली ड्वार्फ है। तो इस तरह की वैरायटियां हजारों एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस 70 नंबर का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कौन से वर्ष में लागू हुआ था। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट क्या था, पहले तो ये, जब हम बाहर से कोई चीज लेके आते हैं, कोई प्लांट मटेरियल लेके आते हैं, तो उसके साथ कोई डिजीज आ सकता है, कोई इंसेक्ट आ सकता है, कोई वीड का सीड आ सकता है, कोई और पेस्ट आ सकता है। तो उसको अपने यहाँ लाते ही सबसे पहले जांच करेंगे, और अगर उसके साथ वो मटेरियल आया है तो उसको रोक देंगे। इसको बोलते हैं क्वारंटाइन या संगरोधन। तो इसके लिए जो एक्ट बना था वो था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट बना था। ये कौन से ईयर में लागू हुआ था, तो इन्फोर्समेंट मतलब कब, मतलब इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है 1968। फिर से ऑप्शन बोल रहा हूँ, 1914 ए ऑप्शन है, 2003 बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है वो 1947, और डी ऑप्शन है वो 1968। तो राइट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे।
यहाँ पे मैं बता देता हूँ राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन राइट है 1914 में। ठीक है, हाँ 2003 के अंदर क्वारंटाइन ऑर्डर आया था। ठीक है, क्वारंटाइन ऑर्डर पूछ ले तो 2003 में आया हुआ है, और डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर कौन सा है 1914 यानी 1914। नेक्स्ट अपने 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, सबसे मतलब पहले से जो चल रही है? ए ऑप्शन है इसका प्योर लाइन यानी शुद्ध वंश क्रम, ऑप्शन बी है मास सिलेक्शन समूह चयन, ऑप्शन सी है आवर्ती चयन यानी रिकरेंट सिलेक्शन, और ऑप्शन डी है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है? आपने देखा होगा जनरल जो फार्मर है उसको प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, उसके किसी रिलेटिव के, किसी दोस्त के, किसी पड़ोसी के फसल अच्छी हो जाती है तो वो उससे सीड ले लेता है उसका, बोले यार तेरे बहुत बढ़िया हो, तेरा सीड मेरे को दे दे, मैं अपने खेत में लगाऊं, मेरे भी प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ऐसी प्रक्रियाएं तो चलती आ रही है। तो इसको प्योर लाइन तो नहीं कह सकते, प्योर लाइन में साइंटिफिक अप्रोच लगानी पड़ती है, रिकरेंट सिलेक्शन में भी साइंटिफिक अप्रोच लगानी पड़ती है, और हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है, वो तो ज्यादा साइंटिफिक होता ही होता है। तो सबसे पहले से कौन सी चली आ रही है? आपका आंसर देने का टाइम हो गया, मैं बता देता हूं आपको, मास सिलेक्शन समूह चयन। समूह चयन मास सिलेक्शन है वो प्लांट ब्रीडिंग का सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, और फार्मर आज भी जाने अनजाने में इसको अपनाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो फार्मर है वो कौन सा प्रैक्टिस में लेता है, तो फार्मर यहाँ कौन सा प्रैक्टिस में लेता है? मास सिलेक्शन है वो प्रैक्टिस में लेता है, चाहे वो जाने अनजाने में ले रहा हो। नेक्स्ट है 4 से अधिक अंतः प्रजनन जातियों में क्रॉस करवाना कहलाता है। क्रॉस अमंग मोर देन 4 इनब्रीड पेरेंट्स इज नोन एज। इनब्रीड पेरेंट्स क्या होता है? जैसे कोई मान लो क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी है, उसमें उसका या कोई सी भी वेराइटी है, उसका खुद के साथ ही क्या है, अगर क्रॉस होता रहे यानी सेल्फिंग होती रहे तो उसको अपने इनब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। तो 4 से अधिक इनब्रीड लाइन ले, अगर देखो सिर्फ 2 इनब्रीड लाइन के बीच क्रॉस करवाएं तब तो ये सिंपल क्रॉस है। अगर हम क्या करें, यहां 4 इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस करवाएं, 4 इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस कैसे होगा? ये इस तरह से होगा, पहले ए बी का क्रॉस करवाया जिससे ए बी बना, और इधर सी डी का क्रॉस करवाया जिससे सी डी बना, एक क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद यहां से जो जनरेशन आई उनके बीच में क्रॉस करवा दिया, तो कितने पेरेंट्स थे यहाँ पे? 4 पेरेंट्स थे, तो इसको अपने डबल क्रॉस बोलते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अगर 4 से ज्यादा इनब्रीड लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखो क्या है यहाँ पे, डबल टॉप क्रॉस, पॉली क्रॉस, मल्टी क्रॉस और डबल क्रॉस। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर कौन सा है? डबल टॉप क्रॉस, पॉली क्रॉस, मल्टी क्रॉस और डबल क्रॉस। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे आपको बता देता हूँ, डबल क्रॉस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डबल टॉप क्रॉस क्या होता है? देखो एक तो होता है सिंपल क्रॉस, और एक होती है उसके साथ ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, कोई सी भी ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, जैसे मान लो जड है उसका क्रॉस करवा दे, तो इसको अपने डबल टॉप क्रॉस बोलते हैं। और टॉप क्रॉस किसे बोलते हैं? एक तो इनब्रीड लाइन और एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी हो, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपने बोल देते हैं टॉप क्रॉस बोलते हैं। अब आता है मल्टीपल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस क्या होता है? मल्टीपल क्रॉस 4 से अधिक, 4 तक तो डबल क्रॉस है, 4 से अधिक पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा देते हैं तो उसका मल्टीपल क्रॉस कहलाता है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या पूछा था? 4 से अधिक अंतः प्रजनन जातियां, मोर देन 4 इनब्रीड जो पेरेंट्स है उनके बीच क्रॉस, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? मल्टी क्रॉस बोलेंगे। मल्टी क्रॉस से ही मिलता जुलता हुआ वर्ड है पॉली क्रॉस, लेकिन पॉली क्रॉस और मल्टी क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है? मल्टी क्रॉस के अंदर हम सभी की सभी इनब्रीड लाइन लेते हैं, लेकिन पॉली क्रॉस के अंदर अपने ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? पॉली क्रॉस। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से राइट आंसर कौन सा है? मल्टी क्रॉस, सी ऑप्शन राइट है। एक होता है 3 वे क्रॉस। 3 वे क्रॉस क्या होता है? 3 इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस। 3 इनब्रीड लाइन के बीच में कैसे क्रॉस हो सकता है? पहले 2 इनब्रीड लाइन के बीच में क्रॉस हुआ जिससे संतति अपने को क्या मिली? ए बी, ए और बी के बीच में क्रॉस हुआ। अब इसका क्रॉस F1 का क्रॉस C के साथ करवा दे, तीसरा पेरेंट्स आ गया ना, तो यहाँ जनरेशन क्या मिल गया अपने को? ABC मिल गई एक तरह से। तो यहाँ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं? यहाँ पे पेरेंट्स 3 इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसको 3 वे क्रॉस बोल दिया जाता है। तो ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। अब अपने बात करें 21 नंबर क्वेश्चन। संकरण की समूह चयन तकनीक किसने दी थी? बल्क मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिवन बाय। ऑप्शन ए है नील्सन एहिल, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये।
मतलब प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है नील्सन एहिल, ऑप्शन बी है थॉमस फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी है कॉल लिनियस और ऑप्शन डी है थॉमस एंड्रयू नाइट। दोबारा से बोल रहा हूँ, ए ऑप्शन नील्सन एहिल, ऑप्शन बी थॉमस फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी कॉल लिनियस और ऑप्शन डी थॉमस एंड्रयू नाइट। तो इनमें से किसने बल्क मेथड दिया था, बताइए फटाफट। मैं बताता हूं आपको राइट आंसर इसका राइट आंसर है अपना ए, नील्सन एहिल ने दिया था। देखो इसको अपने क्या है मास मेथड और पॉपुलेशन मेथड भी कहते हैं, और ये नील्सन एहिल ने 1908 के अंदर दिया था। कब दिया था? 1908 में। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्रतिरोधी प्रजनन किस्म विकसित करने में सर्वाधिक काम में ली जाती है? विच प्लांट ब्रीडिंग मेथड यूज फॉर रेसिस्टेंट ब्रीडिंग? अगर आपको याद हो तो पीछे की स्लाइड में कहीं ना कहीं अपने डिस्कस किया है इसको। ऑप्शन बता देता हूं, इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन बताते बताते। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग यानी बहुगुणिता, ऑप्शन बी है संकरण की पुंज विधि बल्क मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी है बैकक्रॉस मेथड यानी प्रतीप संकरण या जिसको उल्टा संकरण बोल देते हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। बताया हुआ पहले क्वेश्चन आज ही के दिन। राइट आंसर है इसका सी, बैकक्रॉस मेथड। रेसिस्टेंट ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा जो काम में ली जाती है ब्रीडिंग मेथड वो है बैकक्रॉस। नेक्स्ट अपने बात करें 23 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हैबरलैंड, ऑप्शन बी थियोफ्रास्ट, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी अरिस्टोटल। फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन हैबरलैंड, ऑप्शन बी थियोफ्रास्ट, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी अरिस्टोटल। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 23 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज। ये नहीं आता तो फिर कोई सा क्वेश्चन ही नहीं आ सकता प्लांट ब्रीडिंग में आपको ना। जो जीन होती है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बोलूं उससे पहले पहले आंसर आ जाना चाहिए। पेयरिंग ऑफ जीन, जीन क्लोनिंग, एलील और नन ऑफ दिस। सभी को पता है राइट आंसर क्या है? सी, एलील। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। ये इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो किसने दी थी? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है ना, तब तो वो सरवाइव करेगा। अगर वो नहीं ढाल पाता है अपने आप को तो वो खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ऑप्शन ए है विलियम्स ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है लेमार्क ने और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। और आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर काफी लंबा जा रहा है तो इतना ही क्वेश्चन। अगला जो प्लांट ब्रीडिंग का सेकंड पार्ट होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने बात करेंगे। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या है, और अपना टोटल भी देख लीजिए 25 में से 25 में से आपका राइट कितना जा रहा है। इतने में मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं, आप अपना आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है डार्विन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो अपना टोटल आप बताइए, और उसके अलावा आपका जो इस क्विज के लिए एक्सपीरियंस है या इससे पीछे वाली क्विज के लिए एक्सपीरियंस है वो कैसा है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज की अपनी क्विज कंप्लीट होती है। थैंक यू। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org वेब।